हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कंपनी एंड टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो कंपनी किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, और ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो उसमें मिस्टर हेनरी ने कौन सी डेफिनेशन दी है कंपनी के? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate legal entity with a perpetual succession and a common seal। ठीक है, तो ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जब भी पेपर में आपने लिखना है तो आपने ऑथर और सेक्शन की डेफिनेशन जरूर लिखनी है। कोई भी क्वेश्चन कंपनी से रिलेटेड आ जाता है। और दूसरी डेफिनेशन है हमारी सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 एक्ट कौन सा है? 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। जैसे कि प्रीवियस लॉ हमने पहले कौन सा लॉ चला हुआ था? 1956 से रिलेटेड चला हुआ था ना। तो आपने इन दोनों डेफिनेशन को बहुत अच्छे से कर लेना है। और जब भी कोई डेफिनेशन लिखी जाती है तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखना जब कंपनी से रिलेटेड आप। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम करंट में कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, काइंड्स ऑफ कंपनी। हमने काइंड्स ऑफ कंपनी में सबसे पहले डिस्कस कर लिया है कि किसके बेस पर, फॉर्मेशन के बेस पर कंपनी कौन सी बनाई जाती है? चार्टर्ड कंपनी। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के बेस पर चार्टर्ड कंपनी जो कौन बनाता है? कोई राजा या रानी के द्वारा बनाई जाती है, और उनके पास अनलिमिटेड पावर होती है। ठीक है, उनके पास राइट बहुत सारे होते हैं, लाइबिलिटी बहुत ही कम होती है, वो फुल पावर का यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी थी, शाहजी कंपनी वो कंपनी होती है जो पार्लियामेंट में बनाई जाती है। पार्लियामेंट में आप भी सोचो वो बहुत ही अच्छी कंपनी होगी, क्यों बनाई जाती होगी? जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट होगा, जो पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती होगी, वो पार्लियामेंट में बनाई जाती है। ठीक है, ये आपने जैसे कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले के एक्ट में क्या हुई, वो रजिस्टर्ड हुई। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी वो कौन सी कंपनी होती है जिसमें शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या होती है? उसकी शेयर कैपिटल तक की लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब उससे ज़्यादा के लिए होती है। ठीक है, मतलब कि यदि लॉस हो जाए तो अपनी शेयर कैपिटल से ज़्यादा भी वो कंट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इनको डिटेल में कर लिया हुआ है, फिर भी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है, जैसे कि नाम से ही पता चल गया आपका, इसमें मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं, और मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? 200 होते हैं। ठीक है, और इसमें जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 कंपनी एक्ट 2015 में इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है कि जो मेंबर है अपने शेयर अपने ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा है कि इसमें मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे? 200 होंगे। ठीक है, और ये अपने और ये इनको रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि पब्लिक को इनविटेशन नहीं दिया जाते। जब भी ये कंपनी शेयर इशू करेगी तो ये पब्लिक को इनविटेशन नहीं देगी। ठीक है, इसकी मेन ये बातें होगी। प्राइवेट कंपनी की मेन क्या है? इसमें मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 200, और इसके जो एम्प्लॉय को यदि शेयर दिया जाए तो उसमें इसमें काउंट नहीं होते 200 में, मेन बात ये। और ये पब्लिक में ये शेयर एज ए प्रोस्पेक्टस इशू करके इशू नहीं किए जाते हैं। ठीक है, और इस पर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी बाद में हम डिटेल में करते हैं। पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 71। ठीक है, मैं आपको बता दूं सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर लिखने हैं। कंपनी एक्ट 2015 में कहा गया है कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, बस यही डेफिनेशन दी हुई है, पब्लिक विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी नहीं है तो मिनिमम इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है? 1 लाख, और पब्लिक कंपनी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है? 5 लाख होती है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 7 होते हैं। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? 200 होते हैं। पब्लिक कंपनी में क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, और मिनिमम मेंबर हो गए, मैक्सिमम मेंबर हो गए, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल मैंने बता दी, प्राइवेट कंपनी में 1 लाख पेड अप कैपिटल, और पब्लिक कंपनी में 5 लाख पेड अप कैपिटल। इशू प्रोस्पेक्टस, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में ही प्राइवेट कंपनी में क्या लिखा हुआ था कि प्राइवेट कंपनी
प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्राइवेट कंपनी फ्रीली किसी को भी शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर होल्डर, लेकिन पब्लिक कंपनी के मेंबर और शेयर होल्डर ट्रांसफर कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आप सभी को पता है कि एक प्रमोटर जब भी कंपनी का बनाता है तो उसको बहुत सारी डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं ना, मेमोरेंडेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प भी लेनी पड़ती है, लॉयर की भी हेल्प लेनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी डिपॉजिट कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फीस भी डिपॉजिट कराता है। तो उसको क्या मिलता है, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो प्राइवेट कंपनी है वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद फटाफट अपना काम स्टार्ट कर देती है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वो क्या है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ठीक है, ये आपने डिटेल में उसमें कंप्लीट में कर लेना। नंबर ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, 2 होते हैं, और पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, 3 होते हैं। कोरम ऑफ मीटिंग, कोरम आप सभी को बताइए कि एक मीटिंग में जब भी कंडक्ट होती है उसमें कितने मिनिमम पर्सन बैठे होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 5 बैठे होने चाहिए, तभी वो माना जाएगा कि कोरम है। देखो जी, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, प्राइवेट कंपनी में हर कुछ 2 ही है मिनिमम, मेंबर भी 2, कोरम भी 2, ठीक है, डायरेक्टर भी 2। तो वो पब्लिक कंपनी के चेंज हो रहे हैं, ठीक है, एक रट्टा लगा दिया आपका कि प्राइवेट कंपनी में। और प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे क्या लगाती है, लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड लगाती है, और पब्लिक क्या लगाती है, लिमिटेड लगाती है। ठीक है, मेन कहने का मतलब है कि पब्लिक कंपनी को ज़्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी कौन से सेक्शन के अंडर है, 2 सब सेक्शन 68, और पब्लिक कंपनी कौन से सेक्शन के अंडर है, 271। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेस पर कौन सी कंपनी होती है। ये गवर्नमेंट कंपनी कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 कंपनी एक्ट 2013। गवर्नमेंट कंपनी, पहले सबसे बता दूं, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब नहीं है गवर्नमेंट, ठीक है। कंपनी जैसे कि ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका ये जैसे बनाई जाती है इसका बाइंडिंग अब भी वैसे होता है जैसे दूसरी कंपनियों का होता है। गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है जब स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कंपनी के शेयर कितने ले लिए हैं, 51% या इससे ज़्यादा शेयर ले लिए हैं, तो वो क्या बन जाती है, गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने शेयर खरीद लिए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसके एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय ये वैसे जैसे बनी है तो कल इसका बाइंडिंग अप हो जाएगा, ऐसे नहीं उसके एम्प्लॉय के हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हम तो रिटायर हो ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कंपनी बाइंडिंग होता है इसमें बस इसका ये कंसेप्ट है कि इसमें इन्होंने जो शेयर खरीद लिए, गवर्नमेंट के पास शेयर कितने 51% या इससे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यदि गवर्नमेंट कंपनी है तो वो किसकी अपॉइंटमेंट करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट। जैसे आप सभी को पता है हर एक कंपनी का कंपल्शन होता है वो ऑडिटिंग कराए, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट ये काम अपने डिपार्टमेंट के अंदर करवाती है। ठीक है, और इसकी जो गवर्नमेंट कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो पार्लियामेंट में पेश की जाती है, सबसे बड़ी बात है। और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा फॉर्मेलिटी दूसरों के कंपेयर में करने पड़ते हैं। पोजीशन ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसकी पोजीशन वैसी होती है जैसे दूसरी कंपनियों की होती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनी आप सारे समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा होल्डिंग कंपनी अंडर सेक्शन 2 और सब सेक्शन 46। होल्डिंग कंपनी, इसकी डेफिनेशन दी गई है इस सेक्शन के अंदर, ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर इफ बट only if that other company is its subsidiary। सिंपल ऐसे बोल दिए, जो अदर कंपनी जो की है सब्सिडियरी हो। और सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन किस में दी हुई है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 46। ठीक है, सेम ही लिखा है इन्होंने। तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ, 3 टाइप, जैसे होल्डिंग कंपनी में फॉर एग्जाम्पल ले लेती हूँ ए और बी। ठीक है, ए को होल्डिंग ये, या फिर हम बोलते हैं ए क्या होगी होल्डिंग कंपनी, बी क्या होगी सब्सिडियरी कंपनी होगी। होल्ड, जैसे होल्ड का मतलब है पहले क्या है, सबसे पहले हम किसको लेते हैं, सब्सिडियरी कंपनी को लेते हैं। सब्सिडियरी कंपनी के 5 मान लेते हैं 100 शेयर, ऐसे थोड़े से ले लेते हैं। सब्सिडियरी कंपनी के शेयर कितने हैं, 100 है, और होल्डिंग कंपनी ने उसके दूसरी कंपनी होल्डिंग कंपनी ने उसके कितने शेयर खरीद लिए हैं, 50% से ज़्यादा, 51% खरीद लिए, या 70 खरीद लिए, या 80% खरीद लिए, मतलब 50% से ज़्यादा कंपनी के शेयर किसने खरीद लिए हैं, होल्डिंग कंपनी ने खरीद लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कंपनी की कोई मीटिंग होगी
तो होल्डिंग कंपनी बैठ जाएगी वहां पर। तो किसके डिसीजन माने जाएंगे? होल्डिंग कंपनी के माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने 50% से ज्यादा शेयर ले लिया है। तो इसका मतलब होल्डिंग कंपनी का होल्ड हो गया किस पर? सब्सिडरी कंपनी पर। ठीक है, मतलब कि जब किसी कंपनी के शेयर 50% से ज्यादा दूसरी कंपनी ले लेती है, जो कंपनी ले लेती है वो होल्डिंग बन जाती है, और जिसके लिए जाते हैं सब्सिडरी बन जाती है, क्योंकि वो अब उसको, क्योंकि उसका रूल्स हो ना, उसके डिसीजन लेने की पावर अब किसके पास चली जाती है? दूसरी कंपनी जिसने ज्यादा शेयर खरीद लिए हैं। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जब डिसीजन लेने की पावर दूसरी कंपनी के पास चली जाती है, चाहे शेयर ना भी खरीदे हो किसी और ढंग से भी, तब भी जिसके पास पावर चलती है वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है, और ये क्या बन जाती है? सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। तीसरी डेफिनेशन क्या होगी? जैसे मैंने एग्जांपल ली थी ना, ए बी सब्सिडरी ले ली, और तीसरी एक और कंपनी आ गई सी, जिसकी होल्डिंग कंपनी है, जिसके सी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर किसने ले लिए? बी कंपनी ने, जहां पर सब्सिडी कंपनी ले लिया। बी के शेयर किसने ले लिए? ए ने। तो बाई चांस तो सी की होल्डिंग कंपनी क्या होगी? ए होगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप, आपकी बुक में अच्छी सी एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ये आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनलिटी, जो देश के, जो देश की सीमा के अंदर, जैसे कि नाम से पता चलता है, ये इंडियन कंपनी जो देश के अंदर ही कंपनी एक्ट 1956 के अंदर बनी होगी। ठीक है, फॉरेन कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ होगा? देश की सीमा के बाहर हुआ होगा, उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन कंपनी कहते हैं। सेक्शन 242 सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे ढंग से कर लेना कि डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन गवर्नमेंट कंपनी लॉन्ग क्वेश्चन कंपनी लॉ में आता है, फॉरेन कंपनी लॉ ये डिटेल में ये क्वेश्चन आता है। यहाँ मैं बहुत शॉर्टकट में आपसे डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको अकाउंटिंग टर्म के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया है। थैंक यू वेरी मच।